सागर विधायक शैलेंद्र जैन आज बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां पर मौजूद कोरोना पेशेंट के परिजनों ने विधायक शैलेंद्र जैन को अपनी समस्याएं बताई और उनके परिजनों का कहना है कि कोविड-19 वार्ड में उनके परिजन भर्ती है, लेकिन न तो हमें उनसे मिलने दिया जा रहा है और न ही हम बात कर पा रहे हैं। जिसके बाद विधायक शैलेंद्र जैन ने डॉक्टर से बात कर पीपीई किट पहन के कोविड के मरीजों से मिलने पहुंचे और उन्होंने कोविड-19 मरीजों से बात की। सागर विधायक इकलौते ऐसे विधायक हैं जो कोविड-19 मरीजों से मिलने पहुंचे हैं। तो वहीं विधायक के साथ मरीजों से मिलने पहुंचे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने बताया है कि कोविड-19 सीसीटीवी इसलिए नहीं लगाए जा सकते हैं क्योंकि अगर किसी मरीज की तबीयत नाजुक हुई तो दूसरे पेशेंट के परिजन हैं वह डर जाएंगे। इसी वजह से सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा रहे हैं और जो परिजन हैं उनकी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात करवा रहे हैं। विधायक जी से मिले, क्या बात हुई उनसे? सर मैंने विधायक जी से हेल्प मांगी क्योंकि मेरी मम्मी 3 दिन से आईसीयू में और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। सो आई जस्ट वांट कि उनको प्रॉपर केयर मिल सके, डॉक्टर्स जो है वो रेगुलर चेकअप करें और स्टाफ पूरे टाइम ख्याल रखे क्योंकि इस टाइम पर उनको बहुत ही सख्त केयर की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर मिल नहीं पाती है, या फिर कहीं भी स्टाफ से कोई कमी ना रहे। मेरी बस इतनी गुजारिश है सर से कि वो स्टाफ को बोले कि पूरे टाइम अटेंडर वहाँ पर रहे और उनको टेक केयर करें। क्या अभी डॉक्टर उनको देख नहीं रहे? डॉक्टर देखते हैं सर, लेकिन तो भी और फ्रीक्वेंटली देखें क्योंकि डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट हमको ज़्यादा और नंबर ऑफ डॉक्टर्स काफ़ी कम है। आपके जो पेशेंट है उनकी उम्र क्या है और क्या सिम्टम्स थे? मम्मी को 57 एज है मम्मी की, और मम्मी को शुरू में खांसी थी, बुखार था, तो हमने दवाइयाँ शुरू कर दी थी। उसके बाद सडनली आई उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया तो हमने उनको एडमिट करा, फिर सिचुएशन गिरती जा रही है। अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, 3 दिन से उनको इंजेक्शन्स भी लगे हैं, तो आई होप कि बेटर हो जाए। और सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कर रहे हैं तो क्या है, अगर सीसीटीवी लगाने से क्या होगा? सीसीटीवी जो अंदर लगाने से इसका असर ये होगा कि जो है दूसरे मरीज किसी अवस्था में पड़े हैं या कपड़े उनके ठीक ठाक नहीं हैं कवर, तो एक थोड़ा सा अशोभनीय दृश्य भी सामने दिखेगा। और दूसरा सीरियस मरीज को देख के जिसका मरीज थोड़ा सा ठीक है उसको भी घबराहट होगी, बट उसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं कि वो एक एक करके हम वीडियो कॉलिंग इनकी कराएं मरीज से ये परिजन। सीसीटीवी लगाना उचित नहीं होगा? उचित रह के एक पूरे वार्ड में न लगा के एक जगह पे स्थापित करके उनसे वीडियो कॉलिंग ज़्यादा उचित रहेगा। ज़्यादा उचित रहेगा। विधायक हैं जो कोविड आईसीयू में गए, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी? देखिए, जिस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जो परिजन मरीजों के परिजन बाहर हैं और जिन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो मुख्यतः जो मुझे ध्यान में आया कि मेन जो समस्या है वो जानकारी का अभाव है। जानकारी के अभाव में तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह के विचार जो है जो हमारे परिजनों के मन में आते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन करने के लिए, भौतिक सत्यापन के वास्तव में जो वो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है, और अगर सही है तो उनमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, सुविधाओं में और इजाफा क्या कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ लोग जो है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज आते हैं, तो वो सारी समस्याओं को देखने के लिए, वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के लिए डॉक्टरों की भी बातचीत सुन के, मरीजों से बातचीत करके हमने इस तथ्य पे पहुंचा हूं कि मैंने 8 मरीजों से बात की। 8 मरीज में से एक मरीज जो महिला है, अपने सिंधी कॉलोनी की है, वो उन्होंने ज़रूर थोड़ी नेगेटिव बात कही, हाँ कोई नहीं आ रहा हुआ है, कछु नहीं हो रहा है, इस तरह की जनरल बात। बाकी 7 पेशेंट्स ने कहा डॉक्टर रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर दवाई दी जा रही है। खाने के विषय में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है।
मैं समझता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। उसके लिए आज मैं माननीय कमिश्नर महोदय, डीन महोदय के साथ बैठने वाला हूँ। ये व्यवस्था हम करने वाले हैं कि जो मरीज की इच्छा हो तो दिन में 2 बार कम से कम वीडियो कॉल से वो अपने परिजनों से बात करें। कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि हम CCTV कैमरे ऐसे लगाएं कि जब डॉक्टर का विजिट हो तब हमारे CCTV कैमरे ऑन हो, डॉक्टर का उनके साथ संवाद, ये सारी चीज़ें और परिजनों की स्थिति, वो सारे के सारे जो है पेशेंट की स्थिति वो परिजन देख पाए। ये व्यवस्था करने की हम सोचा तो हमने ये भी था कि PPE किट पहन के अगर परिजनों में से कोई एक व्यक्ति अपने मरीज से मिलने जा पाए, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि इससे इन्फेक्शन और भी बढ़ने की संभावना है। मैंने जब डॉक्टर पिप्पल को और अन्य लोगों को बताया कि आज हमारी ये इच्छा है तो नहीं हो सकता, कैसे होगा, बड़ी रिस्क है। और जब वो PPE किट हम पहनते हैं तो ऐसा फील होता है कि ये कब निकाल दूँ, पूरा ऐसा सफोकेटिंग हो, एयर टाइट हो जाता है। एक एयर टाइट व्यक्ति कितने समय तक उसमें रह पाएगा, ये बहुत सोचने का विषय है। तो मैं डॉक्टरों के और नर्सिंग स्टाफ के जो स्वीपर हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मैं विशेष रूप से उनको सैल्यूट करता हूँ कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। 2-2, 4-4 घंटे वो ये अप्रैल और मई की गर्मी में निश्चित रूप से सराहनीय काम है। और आपने वो डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा के मामले में CM साहब से बात की और अब वो हैदराबाद से एम्बुलेंस आने वाली, उसका कोई अपडेशन या कोई जी, वो चलने वाले हैं। उन्होंने 18,25,000 रुपये की दरकार की है। वो 18,25,000 रुपये का चेक जो है रेड क्रॉस से माननीय कलेक्टर महोदय ने बना दिया है, लेकिन आज इतवार का दिन है, इसलिए RTGS करने में थोड़ी असुविधा हो रही है। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर से कलेक्टर महोदय बात कर रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमने अपने कुछ निकट के लोग जो हैदराबाद, सिकंदराबाद में हैं, उनसे बात की है कि वो अभी तत्कालिक रूप से उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दें या कैश दे दें और बाकी व्यवस्था फिर हम लोग यहाँ से कर देंगे। मैं समझता हूँ ये सारी समस्याओं में निजात पालेंगे। और जैसा कि कल गांधी भी थे, जो बातचीत हुई है, आज उनको वेंटिलेटर पे लेंगे, वेंटिलेटर पे लेके ऑब्जर्व करेंगे और जब वो बिल्कुल सेटल हो जाएंगे फिर उनको एयरलिफ्ट करके ले जाएंगे। क्या आगे भी यदि कोई डॉक्टर संक्रमित होगा तो उसके लिए भी इतनी मेहनत? निश्चित रूप से भाई, डॉक्टर मिश्रा जी के साथ कोई मेरी एक बहुत इंटीमेसी ऐसी नहीं थी कि बहुत पुराना परिचय हो। मेरी तो एक आध बार, जो 2 बार टेलीफोन पे बात हुई। एक डॉक्टर एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन लोगों के जीवन को उनको जीवन देने के लिए लगा रहा है, अगर उसके जीवन को बचाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं तो ये करने हमारा कर्तव्य है। इसमें कोई बहुत बड़ा नथिंग ग्रेट। अभी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जैसे BMC ने 500 बेड किए, उसके बाद जो प्राइवेट अस्पताल थे उन्होंने भी अपना दूसरा इलाज बंद करके कोविड का इलाज शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद भी हर दिन करीब 50 से 100 मरीज जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में आगे जो बात चल रही है कॉलेजों में आइसोलेशन सेंटर खोलने की, तो उसमें क्या आज जो हम लोगों की चर्चा हुई सुबह 10 से 11 वाली जो मीटिंग जो माननीय कलेक्टर महोदय और प्रमुख फ्रंटलाइन वर्कर्स और लोग करते हैं, उसमें मैंने कल इच्छा जाहिर की थी कि मैं भी उसमें बैठना चाहता हूं, क्योंकि जो वो कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वो लक्ष्य एक ही है। तो कुछ चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें वो शेयर कर सकते हैं। तो आज उस बैठक में था तो ये निर्णय हुआ है कि जो हमारी ये BTIRT का भी अधिग्रहण हम लोग कर रहे हैं। BTIRT को भी अस्पताल में कन्वर्ट करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। उस संबंध में डॉक्टर संतोष राय जी से बात हुई है, वो उसमें मदद कर रहे हैं। और ये हमारा जो सरकारी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो छात्रावास बनाए गए हैं, वो छात्रावास में भी अस्पताल के रूप में उनको परिवर्तित करने के लिए एडहॉक व्यवस्था कैसे हो सकती है,
ताकि ऑक्सीजन लाइन, जैसे ये ऑक्सीजन लाइन है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। सब किसी भी स्थान को, धर्मशाला को अस्पताल के रूप में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ी समस्या ये इक्विपमेंट तो ठीक है, हाई फ्लो ऑक्सीजन आप लगा लेंगे, वेंटिलेटर आप लगा लें, इस सब में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग आगामी जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए बहुत जल्दी बेड की सुविधाएं बढ़ाने पे हम लोग पूरी ताकत। सबसे बड़ी समस्या भी स्टाफ ने बड़ी दरियादिली के साथ NRHM और सबके माध्यम से हम लोगों को कोविड के लिए बहुत सारा स्टाफ सेंक्शन किया है। वायरोलॉजी लैब की भी कैपेसिटी हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को उसकी रिपोर्ट मिल जाए। बहुत सारी शिकायतें इसी बात को लेके हैं कि 4 रोज हो गए हमें अभी तक अपनी रिपोर्ट का पता नहीं कि हम पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, हम घूम रहे हैं और अंदर भी उनको कोई विशेष इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो आपके माध्यम से भी मरीजों से भी जो पॉजिटिव आ गए हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये वायरस से जनित हमारी समस्या है, बीमारी है। इसका सबसे बड़ा जो इलाज है वो आपके शरीर के अंदर मौजूद है। आपकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग से लड़ने की आपकी जो क्षमता है, वही क्षमता सबसे ज़्यादा कारगर है। आप देख रहे हैं ना कि गांव के लोगों में गांव में कम फैल रहा है। गांव के लोगों की इम्यूनिटी शहर के लोगों के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए वहाँ फैलने की कम संभावना है। तो आपके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ेगी, लेकिन उसके साथ में जो मिनिमम ट्रीटमेंट जो ICMR और उससे जो चिन्हित है उसको हम लोग दे रहे हैं। तो वो दिन में एक बार जैसे एक दवाई देते हैं अपनी एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन 24 घंटे में एक देना है, और इसके अलावा जिंक कोविड है, विटामिन C है, ये दिन में एक बार या 2 बार देनी है। तो पेशेंट में ऐसा लगता है कि बीमारी को देखते हुए लुकिंग टू द साइज ऑफ एंड काइंड ऑफ बीमारी डिजीज हमें इलाज नहीं मिल पा रहा। तो मैं डॉक्टरों से भी आज भी बात की, व्यक्ति को प्रतिदिन काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग करके ही हम मरीज को ये बता पाएंगे कि जितना इलाज आवश्यक है वो पूरा दिया जा रहा है। और अब इसमें चूंकि सबसे ज़्यादा संक्रमण होता है लंग्स का, लंग्स के संक्रमण के बाद उसको ठीक होने में बहुत टाइम, क्योंकि मेरी श्रीमती जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। मैं देख रहा हूँ कि आज 12वां-13वां दिन है, लेकिन वो चल नहीं पाती, तो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, हाँफने लगती हैं, लंग्स बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं। तो उस समय महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी व्यक्ति को ठीक होने में लग रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमने पाई है कि लक्षण की शुरुआत में ही आपने अपना टेस्ट करना चाहिए, उसके संबंधित दवाइयाँ लेना चाहिए। हम आम भारतीयों में ये टेंडेंसी है वेट एंड वॉच, और हम खुद डॉक्टर हैं, हमें थोड़ा बुखार, हमारे घर में 5 महिलाएं जो हमारे किचन में काम कर रही थी कल पॉजिटिव निकली। वो क्या कर रही थी, उनमें से एक महिला को बुखार आ रहा था 4 रोज से, तो वो बुखार की दवाई खाई जा रही थी, खांसी हो रही थी, वो खांसी की दवाई खाई जा रही थी, और उन्होंने वो दवाई बाकी सबको भी खिला दी। तो बुखार की दवाई ऐसे नहीं खाना है, क्योंकि वही तो लक्षण है, और लक्षण को देख के ही अगर आपने उनको पहचान करके तुरंत इलाज कर लिया तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने विलम्ब किया तो विलम्ब सबसे बड़ा कारण है, विलम्ब नहीं करना है। ये हम आपके माध्यम से सागर की जनता से निवेदन करते हैं। ठीक है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सागर से सुनील लड़िया की रिपोर्ट।